तो आधुनिक भारतीय कला की कहानी ये सिर्फ रंगों और कैनवस की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो अपनी एक आवाज, अपनी एक पहचान को ढूंढने की कहानी है। एक ऐसा सफर जिसमें पहले तो औपनिवेशिक असर को चुनौती दी गई, फिर अपनी एक अलग पहचान बनाई गई और फिर पूरी दुनिया को बताया गया कि भाई भारतीय कला का असली मतलब क्या होता है। चलिए इस बहुत ही दिलचस्प सफर को एक एक करके समझते हैं। गगनेंद्रनाथ टैगोर की ये बात एक तरह से मॉडर्न आर्ट की आत्मा है। मतलब कला का काम सिर्फ ये नहीं है कि जो दिख रहा है उसकी हूबहू नकल कर दो। नहीं, असली काम है अपने अंदर की दुनिया को, अपनी सोच को कैनवस पर उतारना। और जानते हैं, यही वो सोच थी जिसने आधुनिक भारतीय कला में आने वाले सबसे बड़े बदलाव की नींव रखी। तो हमारे इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे औपनिवेशिक असर, फिर आएगा राष्ट्रवाद और बंगाल स्कूल। उसके बाद मॉडर्निज्म से पहली मुलाकात कैसे हुई, फिर कला में समाज की बातें कैसे आईं, अपनी एक खास भारतीय पहचान की तलाश, और आखिर में हम देखेंगे कि मॉडर्न आर्ट ने और क्या-क्या नए रूप लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 19वीं सदी से। ये वो दौर था जब भारत में कला को आंकने का, उसे परखने का जो पैमाना था वो पूरी तरह से यूरोपियन था। और देखिए, यही सोच भारतीय कलाकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। सोचिए जरा, एक ऐसी धारणा जो आपको ये मानने पर मजबूर कर दे कि आप में कला की समझ ही नहीं है। इसी सोच ने उन्हें अपनी जड़ों को फिर से खोजने और ये साबित करने पर मजबूर किया कि उनकी कला, उनकी संवेदना किसी से भी कम नहीं है। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास सब जगह आर्ट स्कूल तो खोल दिए। लेकिन इन स्कूलों का मकसद क्या था? मकसद था यूरोप की एकेडमिक स्टाइल को आगे बढ़ाना। कलाकारों को सिखाया जाता था कि विक्टोरियन स्टाइल की नकल कैसे करनी है। हद तो ये थी कि जो हमारा भारतीय शिल्प था वो भी अब यूरोप के बाजार और उनकी पसंद के हिसाब से बनने लगा था। लेकिन जैसा कि होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बस इसी औपनिवेशिक सोच के खिलाफ अपने देश पर गर्व की एक नई भावना के साथ एक कला की क्रांति ने जन्म लिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आता है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। इन्होंने यूरोपियन रियलिज्म को सीधे सीधे नकार दिया और प्रेरणा के लिए कहाँ देखा? अपनी जड़ों की तरफ। मुगल और राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स, अजंता की गुफाएं, इन जैसी महान भारतीय कला परंपराओं की ओर। ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। और ये कोई आम आर्ट स्कूल नहीं था, ये ब्रिटिश मॉडल से पूरी तरह आज़ाद था। सोचिए उनका मकसद कितना बड़ा था, कला को सिर्फ म्यूजियम की दीवारों से उतारकर उसे आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनाना। तो अब भारतीय कला एक नए चौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। अब वो तैयार थी दुनिया भर में जो आर्ट मूवमेंट्स चल रहे थे उनसे जुड़ने के लिए, उनसे एक डायलॉग, एक संवाद करने के लिए। हुआ ये कि कलकत्ता में एक जर्मन आर्ट स्टाइल बाउहाउस की प्रदर्शनी लगी। साथ ही विदेशी आर्ट मैगजीन्स भी आने लगी थीं। इसने तो जैसे एक नई खिड़की ही खोल दी। गगनेंद्रनाथ टैगोर जैसे कलाकारों ने क्यूबिज्म और एक्सप्रेशनिज्म को समझना और एक्सप्लोर करना शुरू किया। मतलब क्यूबिज्म, जहाँ चीज़ों को ज्यामितीय आकारों में तोड़कर देखा जाता है, और एक्सप्रेशनिज्म, जो बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की भावनाओं को दिखाने पर जोर देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि गगनेंद्रनाथ टैगोर ने पिकासो के क्यूबिज्म की बस नकल नहीं कर ली। नहीं, उन्होंने उस स्टाइल को लिया और उससे रहस्य और जादू से भरे अपने शहर बनाए। ये अपने आप में एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे किसी ग्लोबल आइडिया को लेकर उसे एक बिल्कुल अनोखा, एक भारतीय नजरिया दिया जा सकता है। इसके बाद कला का कैनवस और भी बड़ा हो गया। अब वो सिर्फ शक्लों और रंगों का खेल नहीं रह गई थी। अब वो अपने समाज की आवाज बन रही थी। देश के दुख दर्द और उसके संघर्ष का एक आईना बन गई थी। उस दौर के युवा कलाकारों ने जब अपने आसपास की भयानक गरीबी, वो सामाजिक असमानता देखी, तो उनका झुकाव समाजवाद और मार्क्सवाद की तरफ हुआ। अब उनकी कला महलों और देवी देवताओं की कहानियों से निकलकर सड़कों पर आ गई। वो अपनी कला से समाज में अमीरी गरीबी के फर्क पर सीधे सीधे तीखे सवाल उठाने लगे। चित्र प्रसाद की ये ड्राइंग, इसे सिर्फ एक आर्टवर्क कहना गलत होगा। ये एक चीख है। ये 1943 में बंगाल में पड़े अकाल की वो सच्चाई है जिसे देखकर रूह कांप जाए। एक सीधा, कच्चा और दिल दहला देने वाला दस्तावेज। और यह हमें दिखाता है कि कला में कितनी ताकत हो सकती है, वो कितनी जरूरी हो सकती है।
तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब कलाकारों ने एक नई खोज शुरू की, एक ऐसी मॉडर्न स्टाइल की खोज जो पश्चिम की नकल न हो, जिसकी जड़ें पूरी तरह से भारतीय दर्शन और हमारी परंपराओं में हो। और इसी खोज से जन्म हुआ नवतांत्रिक कला का। कमाल की बात यह थी कि इस मूवमेंट ने प्रेरणा के लिए बाहर यानी पश्चिम की तरफ नहीं देखा, बल्कि अंदर देखा, अपने योग, तंत्र और भारतीय अध्यात्म की ओर। इसमें कलाकारों ने बिंदु, मंडल, त्रिभुज जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया। और ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं थे, ये तो ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना के प्रतीक थे। जी.आर. संतोष का ये काम नियो तंत्र आर्ट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसमें पुरुष और स्त्री ऊर्जा मतलब शिव और शक्ति के मिलन को दिखाया गया है। ये कला पश्चिम से बिल्कुल अलग थी। ये थी एक खालिस, एक विशुद्ध भारतीय मॉडर्निटी। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ के.सी.एस. पणिक्कर जैसे कलाकारों ने अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दक्षिण भारत की पुरानी लिपियों और ज्योतिष के चिन्हों को अपनी कला की भाषा बना लिया। सोचिए, एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज जो मॉडर्न भी थी और साथ ही साथ अपनी जमीन से गहराई से जुड़ी हुई भी। चलिए अब हम अपनी कहानी के आखिरी दौर में चलते हैं। ये 20वीं सदी का वो हिस्सा है जब आर्ट में कहानियों की वापसी होती है और टेक्नोलॉजी भी एक अहम रोल निभाने लगती है। देखिए, 1971 का युद्ध, फिर देश में लगी इमरजेंसी, इन बड़ी घटनाओं ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। ऐसे में कई कलाकारों को लगा कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी अमूर्त कला इन सारी चिंताओं को बताने के लिए काफी नहीं है, और इसीलिए वो फिर से इंसानी आकृतियों की तरफ, कहानी सुनाने वाली कला की तरफ वापस लौटे। और इसी बीच एक और दिलचस्प चीज हुई। फोटोग्राफी का चलन बढ़ रहा था और उसने पेंटिंग के साथ एक नया रिश्ता, एक नया संवाद शुरू किया। इसी से जन्म हुआ फोटो रियलिज्म का। ये एक ऐसी स्टाइल है जहां कलाकार कोशिश करते हैं कि उनकी पेंटिंग बिल्कुल एक फोटो जैसी, एकदम असली दिखे। भारत में युवा कलाकारों ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल अपने समय की सच्चाई को दिखाने के लिए किया, चाहे वो सांप्रदायिक दंगों की भयावहता हो या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से तेजी से बदलते शहरों की हकीकत। सब कुछ उन्होंने अपने कैनवस पर हूबहू उतार दिया। तो इस पूरे सफर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि आधुनिक भारतीय कला की कहानी नकल से शुरू हुई, फिर अपनी एक पहचान बनाने तक पहुंची और फिर उसी पहचान की न जाने कितनी ही परतें खोजी गईं। ये एक ऐसा संवाद है जो कभी रुका नहीं, जो आज भी चल रहा है। और यही बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर कला सच में अपने समय का आईना होती है, तो आज की भारतीय कला हमारे आज के बारे में हमें क्या बता रही है।